Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss what is Bitcoin, how do people get Bitcoin, एक Bitcoin को कैसे क्रिएट किया जाता है और इसकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्या ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या ये लीगल है इलीगल है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे. So let's start with what is Bitcoin. So Bitcoin was founded in 2008 and launched in 2009 by Satoshi Nakamoto. अब ये कौन थे, क्या थे, इसकी कोई आइडेंटिटी अभी नहीं है. ओके, हिज आइडेंटिटी इज स्टिल अननोन. सो बिटकॉइन समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सो 3 कंट्रीज़ लेते हैं हम, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, और इन सबके सेंट्रल बैंक लेते हैं जो उनकी रेस्पेक्टिव करेंसी को रेगुलेट करते हैं. तो इंडिया में कौन रेगुलेट करता है रुपीज़ को? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड यूके में पाउंड्स को रेगुलेट करता है बैंक ऑफ इंग्लैंड. यूएसए में डॉलर्स को कौन रेगुलेट करता है? फेडरल रिजर्व. ओके, तो अब जो रुपीज़ होते हैं, पाउंड्स होते हैं, डॉलर्स होते हैं, इसकी वैल्यू पता कैसे चलती है? लाइक एक रुपीज़ का नोट है, उसकी वैल्यू क्यों है? बिकॉज उसमें लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 2000 रुपीज़. ओके, और नीचे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं. तो दिस इज़ वाई रुपी की वैल्यू होती है और हमारा ट्रस्ट क्रिएट होता है दैट कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है यानी आरबीआई, उसके गवर्नर ने खुद लिखा है डेट आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, यानी जिसके पास भी ये रुपीज़ का नोट है तो उसको 2000 रुपीज़ की कोई भी चीज़ मांगने का हक है. ओके, उसके अगेंस्ट कोई भी 2000 रुपीज़ की चीज़ ले सकता है. ओके, तो दिस इज़ वाई लोगों का ट्रस्ट है उस करेंसी पे. ओके, यूके में भी पाउंड्स पे क्या लिखा हुआ होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड सम ऑफ 1 पाउंड. ओके, 1 पाउंड का अगर नोट है उस पर ये लिखा हुआ होता है. एंड सेम डॉलर पे भी लिखा हुआ होता है दिस नोट इज़ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट पब्लिक एंड प्राइवेट. ओके, लीगल टेंडर का मतलब आप इससे कोई भी सामान या कुछ भी गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, कोई भी तरह के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. ओके, तो लीगल टेंडर का, अब बिटकॉइन को लीगल टेंडर अभी तक किया नहीं है इंडिया ने. इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये लीगल है इलीगल है, वो सारी बातें हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे. ओके, तो ये एग्जांपल क्लियर होना चाहिए आपको कि रुपीज़, पाउंड्स, डॉलर्स की वैल्यू क्यों है. ओके, बट अब बात करते हैं, हम कंपेयर करेंगे इन करेंसीज़ को बिटकॉइन से. ओके, अब ये जो करेंसीज़ है वो फिज़िकल हम प्रिंट करते थे, आरबीआई यानी प्रिंट करती थी एंड हम उसको जेब में रख सकते थे या कहीं भी शॉप्स वगैरह में फिज़िकली दे सकते थे उनको. बट इन केस ऑफ बिटकॉइन इट इज़ नॉट फिज़िकली अवेलेबल, इट इज़ ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश. ओके, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली वर्चुअल, यानी ये फिज़िकल हम हाथ में नहीं ले सकते या किसी भी दुकानदार फिज़िकली नहीं हैंड ओवर कर सकते. ओके, सो दिस इज़ नॉट फिज़िकल, इट इज़ कम्प्लीटली वर्चुअल. So first thing is that of Bitcoin. और इसमें जैसे कि रुपीज़, पाउंड्स, डॉलर्स, इन सब की एक रेगुलेटरी थी. कौन थी? रुपीज़ की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पाउंड्स की बैंक ऑफ इंग्लैंड. डॉलर्स की फेडरल रिजर्व. बट इन केस ऑफ बिटकॉइन देयर इज़ नो रेगुलेटरी. ओके, यानी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है. ओके, सो दिस इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी दैट कंट्रोल द इशू और सप्लाई ऑफ बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन के इशू एंड सप्लाई के लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. सो दिस इज़ द अनदर डिफरेंस ऑफ बिटकॉइन. नेक्स्ट, इट कैन बी स्टोर इन डिजिटल वॉलेट ओनली, यानी इसको स्टोर करने के लिए डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इट इज़ नॉट फिज़िकली अवेलेबल टू एनीवन. ओके, इट इज़ द कम्प्लीटली वर्चुअल, यानी ये क्या है? ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश है. तो इसको स्टोर करने के लिए भी हमें डिजिटल वॉलेट चाहिए होगा, जो कहाँ पे स्टोर होगा? आपके मोबाइल ऐप पे या कंप्यूटर पे या ओके जो कोई भी टैबलेट वगैरह पे. तो इसको स्टोर करने के लिए चाहिए हमें डिजिटल वॉलेट. ओके, सो दिस इज़ क्लियर. अब ये स्टोर डिजिटल वॉलेट में होता है तो हम, अब ये स्टोर भी डिजिटल वॉलेट में होगा, हम किसी को ट्रांसमिट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? थ्रू डिजिटल मोड. ओके, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी. और क्रिप्टो करेंसी इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज सो क्रिप्टो करेंसी वर्ड कहाँ से आया?
करेंसी तो है ही, जो हमने ये सब समझा, इंडियन की करेंसी एंड यूके की करेंसी, यूएसए की करेंसी, बट इस करेंसी का कि क्रिप्टो लग गया। अब इसका मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो क्रिप्टोग्राफी से ही ये वर्ड बना है क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो अब क्रिप्टो करेंसीज जो होती है उसका एक पार्ट है बिटकॉइन। ओके, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन इज इक्वल्स टू क्रिप्टो करेंसी, वो तो है, बट क्रिप्टो करेंसीज एक वाइडर कंसेप्ट है। यानी क्रिप्टो करेंसीज में और भी बहुत सारी करेंसीज आती है, लाइक इथेरियम एंड डॉग कॉइन, एनईओ, रिपल, ये सारी करेंसीज भी आती है, लाइट कॉइन वगैरह। ओके, तो वो सारी करेंसीज भी आती है, बट मार्केट शेयर जो है वो बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं उसको एज अ पेमेंट। ओके, तो इसीलिए जो मार्केट शेयर है इन सब में से वो बिटकॉइन का हाईएस्ट है। तो दैट्स वाई बिटकॉइन इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ओके, बाकी क्रिप्टो करेंसीज और भी बहुत सारी है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, क्रिप्टोग्राफी से। अब क्रिप्टोग्राफी का अगर हम दो पार्ट करें, एक क्रिप्ट दूसरा ग्राफी, तो क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन एंड ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट में, यानी ऐसा टेक्स्ट में जो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है। उससे क्या होगा, इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक नहीं होती। ओके, सो ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट यानी हम जो समझ सकते हैं ऐसा टेक्स्ट, एंड अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट जो हम नहीं समझ सकते, वो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है। तो ऑर्डिनरी टेक्स्ट को अगर हम इंटेलिजिबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्ट। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट को अगर हम ऑर्डिनरी में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको कहा जाता है डिक्रिप्ट। ओके, सो यही प्रोसेस काम आता है स्टोर करने में या ट्रांसमिट करने में बिटकॉइन को। सो इट इज़ द मेथड of storing and transmitting data in a particular form so that only those for whom it is intended can read and process it. ओके, तो इससे क्या होता है, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं होती और इसकी इंटीग्रिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये स्टोर कैसे होता है डिजिटल वॉलेट में और कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरे पर्सन को उसके वॉलेट में। ओके, सो फिजिकल तो ये होता ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इट इज़ अ ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश, इट इज़ कम्प्लीटली वर्चुअल। ओके, सो दिस इज क्लियर क्रिप्टोग्राफी। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि व्हाट इज़ बिटकॉइन नाउ। ओके, अभी तक मैंने जो भी समझाया इसलिए समझाया बिकॉज आप अच्छी तरह समझ पाएँ कि बिटकॉइन होता क्या है। ओके, सो बिटकॉइन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्रिप्टो करेंसी। ये क्यों कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, आप समझ गए होंगे, बिकॉज ये वर्ड कहाँ से आया है, क्रिप्टोग्राफी से। बिकॉज इसके जो प्रोसेस होता है स्टोरिंग का, ट्रांसमिटिंग का, ये सारा क्रिप्टोग्राफी है। ओके, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। एंड वर्चुअल करेंसी क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ डिजिटल फॉर्म, ये ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश है। ओके, और डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं बिकॉज ये डिजिटली स्टोर्ड होता है और हम सेंड भी करते हैं किसी को तो उसके वॉलेट में ही जाएगा ये। ओके, सो इज़ अ टाइप ऑफ मनी दैट इज़ कम्प्लीटली वर्चुअल। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इट्स लाइक एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश, यू कैन यूज़ इट टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इससे बाय कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे शॉप्स ये एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप कोई भी शॉप में कुछ भी खरीदने जाएंगे तो वो पेटीएम एक्सेप्ट कर लेगा, गूगल पे एक्सेप्ट कर लेगा, फ़ोन पे एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो अगर वो करते हैं तो वो कर सकते हैं, बिकॉज इन फॉरेन काफ़ी जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं शॉप्स में, तो उसमें आप अगर डिजिटली उनको ट्रांसफ़र कर देंगे बिटकॉइन, तो वो बाद में आप मतलब जो भी अगेंस्ट में आपको दे देंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या जो भी आप बाय करना चाहते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। थर्ड, बिटकॉइन ऑफर्स द प्रॉमिस ऑफ लोअर ट्रांजेक्शन फीस। वाई लोअर ट्रांजेक्शन फीस, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बिटकॉइन सेंड किए, बट उसमें सेंटर में कोई रेगुलेटरी नहीं है, आरबीआई वगैरह कुछ भी नहीं है, नई फॉरेन करेंसी में कुछ कर रहा हूँ, कन्वर्जन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बिटकॉइन उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो ऑब्वियस है देयर इज़ लोअर ट्रांजेक्शन फीस, बिकॉज ट्रेडिशनल ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट इशूड करेंसीज होती है। हमें अगर इंडिया में से किसी को डॉलर सेंड करना है यूएसए में, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट थ्रू बैंक एंड वी हैव टू सेंड इट थ्रू बैंक। तो बैंक उसमें अलग अलग तरह की
फ़ीस चार्ज करेगा, कन्वर्जन फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस, तो ये सारी फ़ीस इसमें अवॉइड हो जाती है बिकॉज हम सीधा बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, तो इसीलिए इसका जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो काफ़ी लो है। ओके ओके, सो इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है इसकी, यानी ऐसा कोई भी बॉडी नहीं बना रखी है जो सारे बिटकॉइन की सप्लाई या इशू को कंट्रोल में रखे। ओके, सो सप्लाई जिसने बनाया था सतोशी नाकामोटो ने, उसने तो सप्लाई का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि वो लिमिटेड है 21 मिलियन, बट इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, सो बिटकॉइंस आर नॉट इशूड और बैक्ड बाय एनी बैंक्स और गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती बिकॉज इसमें क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी हो जाती है, बिकॉज हम जैसे ही सेंड करते हैं उसमें बैंक जो है या मतलब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है उसके थ्रू ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो बैंक को पता चलता नहीं है। सो इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और बिटकॉइन इज़ कॉमनली एब्रीविएटेड एज BTC, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो बिटकॉइन की डेफिनेशन और बिटकॉइन क्या है, क्या इसका फीचर्स होते हैं, वो सारी बातें क्लियर हैं। सो नेक्स्ट, हाउ डू पीपल गेट बिटकॉइंस, यानी लोगों को बिटकॉइन मिलता कैसे। या तो वो ऐप डाउनलोड कर लें डिजिटल वॉलेट वाली और उसमें कन्वर्ट कर दें अपने पास जो कैश है, हमारे बैंक में जो कैश है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इन बिटकॉइंस। कैसे? थ्रू डिजिटल वॉलेट। या फिर सेल थिंग्स एंड लेट पीपल पे यू बिटकॉइंस, आपने किसी को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल की और उसने बदले में आपको बिटकॉइन सेंड कर दिया आपके डिजिटल वॉलेट में। यहाँ डिजिटल वॉलेट होना कंपलसरी है। सो दो तरीके तो नॉर्मल हैं जो आपको पता ही होते हैं, बिकॉज कैश में अगर आपको कन्वर्ट करना है इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। ओके, और अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हम सेल करेंगे किसी को, बदले में वो हमें क्या देगा, बिटकॉइन, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल थिंग, ये आपको पता होगी। बट एक और कॉम्प्लेक्स थिंग है जिससे भी आप बिटकॉइन ले सकते हैं, बट ये हर कोई नहीं कर सकता। ओके, वेरी फ्यू पीपल कैन माइन दैट बिटकॉइंस। अब माइनिंग वगैरह क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सो दे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। ओके, यानी बिटकॉइन को 3 तरीके से लोग ले सकते हैं। पहला, कैश को कन्वर्ट कर दें बिटकॉइन में। दूसरा, सेल करें ऐसी चीज़ें और बदले में लोगों से क्या ले लें, बिटकॉइन एज अ पेमेंट। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। ओके, बिटकॉइन को क्रिएट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपको छोटा सा और एक कंसेप्ट समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल जो इंडिया में है, उसको सेंड करने कुछ पर्टिकुलर बिटकॉइन इन USA, जो कि है USA में जैक, उसको सेंड करने बिटकॉइन, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बिटकॉइन सेंड करने, तो उसने कर दिए। अब ये बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ माइनर्स बैठते हैं। ओके, माइनर्स क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है एक सम। अब ये सम क्या होता है, एडवांस्ड मैथमेटिक्स, यानी इसके लिए नॉलेज चाहिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स की एंड कंप्यूटर साइंस की। और वो सम को जैसे ही वो सॉल्व करता है तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाता है और एज अ रिवॉर्ड उसको क्या मिलता है, बिटकॉइन। ओके, अब वो कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है ओके उस पर्टिकुलर सम पे। तो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है वो कौन लेते हैं, माइनर्स। अब माइनर्स क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज वो क्या कर रहा है, एक तरह से बिटकॉइन को क्रिएट कर रहा है। ओके, कैसे कर रहा है, थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब माइनिंग का प्रोसेस भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। माइन फॉर एग्जांपल गोल्ड माइन है, वहाँ से गोल्ड निकालना है तो उसको क्या करना पड़ता है ढूंढना पड़ता है ना, एक एक करके उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो उसी तरह का कंसेप्ट है इसका भी। माइनर्स क्या करते हैं, वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं ट्रांजैक्शंस को बाय सॉल्विंग अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट सम, और जिसको कहा जाता है एडवांस मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, दोनों की नॉलेज आपको चाहिए टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सम टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन। और वो अगर सॉल्व आपने कर दिया देन उसके बाद में आपको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन का। ओके, अब वो कितना मिलता है, क्या मिलता है, वो तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सम पे या ट्रांजैक्शन पे। ओके, सिंपल। सो ये तो कंसेप्ट मैंने समझा है, बट और भी कुछ चीज़ें हैं। सो इसको हर कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल पे बैठे बैठे
इन सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए हमें, सुपर कंप्यूटर्स आर मेड टू वर्क आउट इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट सम। यानी ये जो सम होते हैं वो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स की नॉर्मल सी इक्वेशन वगैरह है। ओके, दीज आर इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट सम्स, और ओकेजनली उनको क्या मिलता है, बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिल जाता है। ओके, सो पीपल सेट अप पावरफुल कंप्यूटर्स जस्ट टू ट्राई एंड गेट बिटकॉइंस, और दिस इज द प्रोसेस नोन एज माइनिंग। बट द सम्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, यानी जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे सम को वो और डिफ़िकल्ट होता जाएगा, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं हो। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं और वो सम जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन क्रिएट नहीं कर पाएँ। ओके, इफ़ यू स्टार्टेड, अगर आप अभी माइनिंग स्टार्ट करेंगे देन आपको ईयर्स लग जाएंगे एक सिंगल बिटकॉइन को अर्न करने में। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, बिकॉज आपको जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वही इतना आ जाए जितना आपको बिटकॉइन मिल रहा है, तो उसमें उस केस में आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, या फिर प्रॉफिट भी होगा आपको तो कोई बहुत छोटा सा अमाउंट आपको मिलेगा। ओके, नेट ऑफ करके। ओके, सो बिटकॉइन ऐसे क्रिएट किया जाता है। अब इसको क्रिएट मैंने कभी किया नहीं है, इसके लिए चाहिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताई। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बिटकॉइन। तो देखा जाए तो किसी भी कमोडिटी या किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ क्यों होती है, बिकॉज उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है या फिर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट बिटकॉइन के केस में ये दोनों ही है, इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। इसकी सप्लाई लिमिटेड क्यों है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, एंड इसकी डिमांड क्यों हाई है, बिकॉज लोग सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है, तो वो बाय करते जा रहे हैं और इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बिटकॉइन। और किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ क्यों होती है, गोल्ड या डायमंड की, बिकॉज हम सोचते हैं कि वो वैल्यूएबल है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो इसीलिए उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है। और एक और रीज़न है कि पीपल जो है वो एक्सेप्ट करने लग गए हैं बिटकॉइन को। ओके, बिटकॉइंस आर वैल्यूएबल बिकॉज पीपल आर विलिंग टू एक्सचेंज देम फॉर रियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इवन कैश। आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिटकॉइन को, या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। इन इंडिया अभी लीगल टेंडर नहीं हुआ है, बट यू कैन कन्वर्ट इन कैश। एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज़ जो है वहाँ पे कई जगहों पे एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने एज अ पेमेंट। ओके, तो यानी हम कन्वर्ट करा पा रहे हैं अगर गुड्स एंड सर्विसेज को, देन ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, राइट। और एक और रीज़न क्या बताया था मैंने, इसकी हाई डिमांड। और हाई डिमांड क्यों, ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी प्राइस जो है इसकी ओवरऑल लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हाई है, तो वो और बाय करते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि वो प्राइस और ज़्यादा हाई होगी। ओके, सो एज अ इन्वेस्टमेंट भी लोग देख रहे हैं इस बिटकॉइन को। सो नेक्स्ट अब कंसेप्ट समझने से पहले, यानी ये बिटकॉइन सिक्योर है या नहीं है, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन क्या है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक लेते हैं जिसमें है डेटा। ओके, अब बिटकॉइन जैसे जैसे लोग क्रिएट करते जाएंगे उनका जो एक पब्लिक लेजर मेंटेन होगा। ओके, यानी उसमें क्या है, सारा रिकॉर्ड रहेगा कि किस किस ने क्रिएट किया, कि कौन कौन इसके ओनर्स हैं, यूं ट्रांसमिशन कैसे कैसे हुआ, सारा रिकॉर्ड रहेगा पर्टिकुलर डाटा। ओके, तो ये एक क्यूब हम देख लेते हैं। ओके, तो ये क्यूब है, इसमें डाटा जैसे जैसे स्टोर होता जाएगा, इसमें सारे बिटकॉइंस जो क्रिएट कर रहे हैं उनके नाम आते जाएंगे। जैसे ये डाटा क्यूब फुल हो जाएगा उसके बाद एक और डाटा क्यूब आएगा, तो इसका जो जैसे ही इसने एंड हुआ ना, यहाँ पे धीरे धीरे डाटा भरता गया और यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ से ही इसका नेक्स्ट डाटा ब्लॉक स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे फिल होता रहेगा, फिर जैसे ये फिल होगा फिर नेक्स्ट डाटा क्यूब स्टार्ट होगा। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं ब्लॉक चेन। ओके, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है ये क्यूब्स वगैरह। ओके, तो ये एक तरह की चेन समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ओके, सो ऐसी एक चेन क्रिएट हो जाएगी और हर एक ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड होगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम बीच में से कोई भी एक डाटा ब्लॉक को गायब कर दें देन डेफिनेटली हमें दिख जाएगा कि ये डाटा ब्लॉक गायब है या कुछ तो
गड़बड़ है। ओके, तो दिस इज़ द वे ऑफ वर्किंग ऑफ बिटकॉइन ऑल्सो। जैसे जैसे लोग माइन करते जाएंगे उसमें लोगों को जैसे रिवॉर्ड मिलेगा तो उनका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लॉकचेन में स्टोर होता रहेगा एक एक ब्लॉक में। ओके, तो जैसे ही ब्लॉक फिल होगा नेक्स्ट ब्लॉक, ऐसे ऐसे ब्लॉक चेन होके चेन क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो अब समझ लेते हैं कि सिक्योर है या नहीं है। सो एवरी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड पब्लिकली, जैसा मैंने कहा था आपको, एक एक डाटा जो है स्टोर होता जाएगा इसमें। सो एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड पब्लिकली, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉपी बिटकॉइन या फिर मेक फेक वंस और स्पेंड वंस यू डोंट ओन। यानी ऐसे बिटकॉइंस आप स्पेंड नहीं कर सकते जो आपके है ही नहीं। ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक कॉपी ऑफ बिटकॉइंस या फेक वंस बना दिए या ऐसा बिटकॉइन स्पेंड कर दिया जो आपका था ही नहीं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल टू लूज़ योर बिटकॉइन वॉलेट। ऐसा हो सकता है कि आप बिटकॉइन वॉलेट अपना गंवा दें या फिर आप डिलीट कर दें अपने बिटकॉइंस को और आपको वो बिटकॉइन खो दें। ओके, तो ऐसा हो सकता है। ओके, और देयर हैव ऑल्सो बीन थेफ्ट फ्रॉम वेबसाइट्स डेट लेट यू स्टोर योर बिटकॉइंस रिमोटली। यानी जो भी वेबसाइट्स जो है जहाँ वो जो आपको ऑफ़र कर दिए कि आप अपने बिटकॉइंस यहाँ स्टोर कर सकते हैं। याद है मैंने डिजिटल वॉलेट कहा था, तो डिजिटल वॉलेट्स वगैरह इनकी वेबसाइट भी होती है। लाइक पेटीएम की केस हमेशा देखा करो, पेटीएम जो है वो वेबसाइट ही है एक तरह से। ओके, ऐप भी क्रिएट कर रखी है। ओके, तो ऐसी कोई ऐप या वेबसाइट है जो आपको स्टोर करने दे रही है बिटकॉइन को, तो वो अगर ऐप ही गायब हो जाए, राइट, देन आपके बिटकॉइंस ऑटोमेटिकली गए। जैसे कि पेटीएम वॉलेट में अगर हमारे पास पैसे हैं और पेटीएम वॉलेट ही गायब हो जाए या पेटीएम की कंपनी गायब हो जाए, देन हमारे पैसे गए। सो दिस इज़ द केस। ये हो सकता है कि थेफ्ट हो जाए या वेबसाइट कोई भी हैकिंग वगैरह, कई चांसेस होते हैं, तो दिस इज़ देयर। नाउ नेक्स्ट इज़ द वैल्यू ऑफ बिटकॉइंस हैज़ गॉन अप एंड डाउन ओवर द ईयर्स। ओके, आपने देखा ही होगा बिटकॉइन की जो प्राइस है कितनी फ्लक्चुएट करती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये इंक्रीज़ ही हुआ है, बट अगर आप एक ईयर वाइज देखें तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो दिस इज़ ऑल्सो द रिस्क। ओके, सो some people don't think it's safe. Why? Due to high fluctuations. और गवर्नमेंट इलीगल अनाउंस भी कर सकती है, बट करेगी नहीं करेगी वो तो अब डिपेंड करता है, बट कर सकती है। एंड बिड आस्क जो डिफरेंस है वो हाई रहता है। बिड आस्क क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन ख़रीदा, उसमें मैंने जो पेमेंट की, अब जब मैं वो बेचूंगा ना तो उसमें मेरे को काफ़ी कम पेमेंट मिलेगी। यानी बिड आस्क का डिफरेंस हमेशा होता ही है ना। लाइक हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो सस्ते में नहीं मिलती है, वो महंगे में मिलती है, और जब बेचते हैं तो वो सस्ते में जाती है। जैसे कि हम फॉरेन करेंसी खरीदते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस रहता है, बिड आस्क रेट होती है, तो वही सेम प्रोसेस है इसमें भी। जो बिड आस्क का रेट है वो काफ़ी डिफरेंस है उसमें, यानी हाई डिफरेंस है बिड रेट में और आस्क रेट में। तो अगर हमने कोई भी बिटकॉइन ख़रीदा और हाथों हाथ हम उसको बेचने जाएंगे तो उसके उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने में हमने ख़रीदा था। इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो दिस इज़ द पॉइंट, बिड आस्क डिफरेंस हाई। सो अब आप देख सकते हैं कि ये सिक्योर है या नहीं है, वो सारा आपके ऊपर है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन। एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला, नो इंटरमीडिएरी रिक्वायर्ड, यानी इंटरमीडिएट कोई भी बैंक वगैरह नहीं होगा। ओके, आप डायरेक्टली सामने वाले के डिजिटल वॉलेट में सेंड कर सकते हैं बिटकॉइन। ओके, या फिर एक्सेप्ट भी करना हो तो आप अपने डिजिटल वॉलेट में डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं, बीच में कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या रेगुलेटरी नहीं है, राइट। सेकेंड इज़ नो जियोग्राफिकल बैरियर, यानी आपको अगर किसी और करेंसी यानी किसी और कंट्री में भी सेंड करना है किसी को बिटकॉइन, देन यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र। कोई भी तरह का कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन कुछ भी आपको नहीं कराना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसको बिटकॉइन ही भेजना है, राइट। तो इससे जियोग्राफिकल बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप कोई भी कंट्री में किसी भी पर्सन को पीटीसी यानी बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लेस चार्जेस ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी इंटरमीडिएरी बीच में है ही नहीं, तो कोई भी कन्वर्जन फीस, ट्रांजैक्शन फीस का उसका कोई है ही नहीं। सो दैट्स वाई द चार्जेस आर वेरी लो। एंड नो टैक्सेस, बिकॉज गवर्नमेंट की नज़र में ही नहीं आएगा आपका जो ट्रांजैक्शन है, तो उसमें क्या है, टैक्स तो लगेगा ही नहीं, राइट, बिकॉज देयर इज़ नो रिकॉर्ड। लाइक गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो टैक्सेस में भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपको।
नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है ट्रांजैक्शंस आर इरिवर्सिबल। लाइक बैंक में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते टाइम कोई गलती कर देते थे, लाइक किसी और के अकाउंट में भेज दिया या गलती से किसी और को सेंड हो गया, तो आप बैंक को कह सकते थे या रिक्वेस्ट कर सकते थे या कंप्लेन कर सकते थे कि मैंने गलती से उस बंदे को गलती से एक अकाउंट नंबर की मिस्टेक से सेंड कर दिए, राइट। बट बिटकॉइन के केस में क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, यानी उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपने जिसको भेजा बिटकॉइन उसका पता ही नहीं चलेगा किसी को, बिकॉज इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी बीच में इंटरमीडिएरी है ही नहीं जिसको पता हो। लाइक बैंक के केस में तो क्या है, बैंक के पास वो अकाउंट नंबर होगा तो वो एड्रेस वगैरह सब चेक कर सकती है कि किसको गलती से चले गए। बट इन बिटकॉइन केस उसमें तो होगा ही नहीं कुछ, बिकॉज आप तो सीधा उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। तो आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब लाइक कोई भी स्कैम्स होते हैं या कुछ भी होता है, वो अगर आप बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे तो आप उसको डायरेक्टली रिवर्सिबल होते नहीं ट्रांजैक्शंस, तो वो वापस आपको मिलेगा ही नहीं कभी, राइट। जो भी बिटकॉइन आपने सेंड किए वो गए। तो इसीलिए ज़्यादातर स्कैमर्स या जो भी फ्रॉडस्टर्स वो सारे बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। थर्ड इज़ सब्सेप्टेबल टू हाई प्राइस वोलेटिलिटी। हाई प्राइस वोलेटिलिटी यानी जो वेरी हाई फ्लक्चुएशंस मैंने बताया था आपको, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली इट इज़ इंक्रीज़ हुआ है, बट अगर आप एक साल के अंदर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। सो हाई प्राइस वोलेटिलिटी। फोर्थ इज़ पोटेंशियल टू बी रिप्लेस्ड बाय सुपीरियर क्रिप्टो करेंसी, यानी कोई इससे अच्छी सुपीरियर क्रिप्टो करेंसी आ गई तो वो रिप्लेस कर देगी इसे और इसकी जो प्राइसेस है वो ड्रास्टिकली फॉल कर जाएगी, राइट। एंड द लास्ट इज़ एनवायरमेंटल इल्स ऑफ बिटकॉइन माइनिंग। जैसा कि मैंने बताया, बिटकॉइन माइनिंग में जो आपको सुपर कंप्यूटर्स वगैरह की नीड होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा कंज्यूम होगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट को नुकसान होगा, राइट। तो एनवायरमेंटल इल्स भी है इसमें काफ़ी। अब समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, ओके, यहाँ आप रिप्लेस भी कर सकते हैं बिटकॉइन से, बिकॉज मैं अभी बिटकॉइन की बात करूँगा, बाकी लाइट कॉइन, डॉकॉइन, वो सारी बातें मैं इसमें नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। सो बिटकॉइन पहले गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। अब मैं दो तरीके से बात करूँगा, एक क्रिप्टो करेंसी बीइंग लीगल या फिर वो लीगल टेंडर है, राइट। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, मैं कोई भी सामान या प्रोडक्ट या सर्विसेज उसके अगेंस्ट में ले सकता हूँ, ओके। तो ये गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था और क्रिप्टो करेंसी को भी गवर्नमेंट ने पहले बैन कर रखा था, बट बाद में वापस क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया, बट इसको एक इलीगल टेंडर ऑफ मनी ही माना है, राइट। यानी आप इसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, बट आप इसको एज ए लीगल टेंडर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने जाएं तो आपने बिटकॉइन दे दिया तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, डैट इज़ इलीगल, ओके। तो लीगल क्या है, ट्रेड करना ओनली, राइट। तो इट इज़ नॉट illegal to sell, buy or trade bitcoins in India. In fact, bitcoin were never regulated by any central authority in India. यानी ये इलीगल नहीं है कि आप सेल करें, बाय करें, ट्रेड करें, वो कम्प्लीटली लीगल है। बट इन फ्यूचर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब गाइडलाइंस ला सकती है टू कंट्रोल एंड ट्रेस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हैपनिंग इन द कंट्री। यानी बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस है उसको कंट्रोल करने के लिए या ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन ला सकती है या रूल्स ला सकती है, ओके। सो अभी तक क्या है, ट्रेड करना लीगल है, बाय करना लीगल है, सेल करना लीगल है क्रिप्टो करेंसी, बट यू कैन नॉट यूज़ एज अ लीगल टेंडर, ओके। लीगल टेंडर क्या होता है, यानी कोई भी शॉप पे जाके आपने अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ली और बदले में आपने बिटकॉइन दिया, ऐसे नहीं होगा, ओके। तो उसके लिए जैसे पेटीएम को आप यूज़ कर सकते हैं वैसे आप बिटकॉइन को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। बिटकॉइन आप एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं या एज अ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, सिंपल, राइट।
सो वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।